दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इसमें सभी धर्मों को लेकर के बात की गई, यानी कि सभी धर्म के लोग आकर के अपने अपने धर्म का प्रार्थना किया गया। उन्हीं में से एक है इस्लाम धर्म, यानी कि इस्लाम धर्म के एक मौलवी ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में कुरान शरीफ की तिलावत की है। जी हां, नए संसद भवन के दौरान हुए सर्वधर्म प्रार्थना समारोह में मुस्लिम शख्स ने कुरान शरीफ की तिलावत की है। कुरान शरीफ मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस किताब है। कुरान शरीफ के अंदर सूरे रहमान की तिलावत की गई। इस सूरे को कुरान पाक की दुल्हन कहा गया। दुल्हन का मतलब भी यहाँ पत्नी से नहीं बल्कि सजी हुई से है या सजी हुई सी। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो गया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र पर नवजात बच्चों को लेकर के एक और सुविधा मिलने वाली है। इस बात का ऐलान बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से किया गया है। विभाग ने बताया है कि अब बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को आधार कार्ड बनाया जाएगा। जी हाँ, दरअसल बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर जन्म के बाद लड़कियों का आधार आराम से बन सके, इसके लिए राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग को एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में जन्म लेने वाली लड़कियों का आधार तुरंत बनाया जा सके, इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र में आधार सेंटर बनाया जाएगा, जिसके बाद अब समाज कल्याण विभाग ने अपने स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लड़कियों के जन्म निबंधन एवं संपूर्ण टीकाकरण, लिंग अनुपात में वृद्धि, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही साथ बाल विवाह रोकने के लिए इस योजना को लागू करने जा रही है। इससे बच्चों के अभिभावकों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि कन्या के जन्म पर यानी कि लड़कियों के जन्म पर माता पिता के बैंक खाते में 2000 रुपये एवं 1 साल पूरा होने तथा आधार पंजीकरण कराने पर माता पिता और अभिभावक के बैंक खाते में 1000 रुपये देने का प्रावधान है। राज्य की यानी कि बिहार की सभी लड़कियों को जन्म से लेकर के स्नातक पूरा करने तक योजना का लाभ दिया जाता है। योजना का लाभ परिवार के 2 बच्चों तक सीमित है। दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो फिर आपके लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि अगर आप अब बिहार में ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं तो अब आपकी खैर बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आपके फोटो के साथ आपके घर पर ट्रैफिक चालान भेज दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि बिहार में हाल के दिनों में गलत तरीके से ड्राइविंग के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं हुई है। इन दुर्घटनाओं में कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। मगर अब बिहार के मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं है। बताया जा रहा है कि शहर के 8 ट्रैफिक पोस्ट पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले को अब इमेज यानी कि तस्वीर के साथ मोबाइल पर चालान भेज दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल कार्यालय से शनिवार को इसकी शुरुआत हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के देश में छिड़ा सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करके नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरजेडी के अधिकारी के ट्विटर हैंडल से नए संसद भवन के साथ ताबूत की फोटो पोस्ट करने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और फिर विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने इसको लेकर के आरजेडी और जदयू पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल एक तरफ नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के जहां देश उत्साह बना हुआ था देश में, वही दूसरी तरफ इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर रविवार को राजद की ओर से किए गए एक ट्वीट ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरजेडी ने ट्वीट के जरिए एक ताबूत की तस्वीर भी शेयर की है। जी हां, पार्टी की ओर से जारी किए गए इस ट्वीट में ताबूत की तस्वीरों के साथ नए संसद भवन की तुलना करते हुए लिखा गया है कि ये क्या है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करके अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। लोकतंत्र के मंदिर को ताबूत बताने वाली आरजेडी को 2024 और 2025 के चुनाव में देश और राज्य की जनता राजनीतिक रूप से आरजेडी को इसी ताबूत में बंद करने का काम करेगी। वहीं जदयू के अनशन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 18 साल से जदयू के लोग राज्य की सत्ता
अवस्था में ही अनशन करेंगे तो फिर इनका शरीर थोड़ा सा हल्का होगा। ये भारत को तोड़ने वाले लोग हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है और अपराधी तांडव मचा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चैन से सो रहे हैं। बिहार में अपराधी तभी शांत होंगे जब नीतीश कुमार से बिहार को मुक्ति मिलेगी। नीतीश कुमार बिहार में अपराधियों को संरक्षण दे रही है। दोस्तों, नई संसद भवन का उद्घाटन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सिर्फ एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और फिर सपनों का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए शुभ अवसर है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वप्रथम प्रार्थना हुई। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम पल की बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा है कि नई संसद आत्मनिर्भर भारत का साक्षी बनेगा। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता है। हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानी के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते दिखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श होगा। उन्होंने कहा है कि आज इस ऐतिहासिक अवसर पर पवित्र सेंगोल को संसद में स्थापित किया गया है। महान चौल साम्राज्य के दौरान सेंगोल का कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का और राष्ट्रपथ का प्रतीक माना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। जब भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। यह लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और फिर गणतंत्रों की व्यवस्था का जिक्र मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जी करके दिखाया है। हमने भगवान भरमेश्वर के अनुभव मनमा को अपना गौरव माना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के स्टेशनों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वों से यात्री रूबरू होंगे। जब पूर्व मध्य रेलवे के ऐतिहासिक और फिर सांस्कृतिक महत्व वाले स्टेशनों का डाटा बैंक तैयार करने की कवायद शुरू करने जा रही है। रेलवे बोर्ड का मकसद है कि अंग्रेजों के ज़माने से लेकर के अब तक बनाए गए समृद्ध और फिर ऐतिहासिक रेलवे स्टेशनों के बारे में देशवासियों को रूबरू कराया जाए। इससे देश विदेश के पर्यटकों और फिर तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। दरअसल रेलवे ऐतिहासिक और फिर सांस्कृतिक स्थलों को ट्रेनों के जरिए जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति बना रहा है। जो रेलवे द्वारा अपनी तरह की पहली कवायद है, जिसका उद्देश्य विभिन्न पर्यटन स्थलों पर लोगों की परेशानी मुक्त और फिर निर्बाध आवाजाही है। जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड ने पूर्व मध्य रेलवे सहित देश भर के सभी 17 जोन के महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किया था। इसमें एक समिति का गठन करके ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी जुटाई जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि कल नई संसद भवन मिल गई है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि रविवार को संसद भवन का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह की शुरुआत पूजा से हुई। इस पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक धोती कुर्ता में नजर आए। पीला हल्का तबिया रंग की सदरी भी पहन रखी थी। आमतौर पर पीएम मोदी कुर्ता के साथ चूड़ीदार पाजामा पहनते नजर आते हैं। पूजा में शामिल होने के लिए नए संसद भवन परिसर पहुंचे पीएम मोदी सफ़ेद कुर्ता और पाजामा धोती पहने हुए नजर आए। वहीं गले में दक्षिण भारत का पहनावा अंगवस्त्र भी नजर आया। ऐसा दूसरी बार है जब पीएम मोदी धोती कुर्ता में नजर आए हैं। इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखते वक्त भी पीएम मोदी इसी तरीके की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए थे। यह संसद भवन का उद्घाटन पूरे विधि विधान के साथ किया गया। पूजा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजदंड सेंगोल को दंडवत किया। इसके बाद सेंगोल उनको सौंप दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा में स्पीकर की चेयर के बगल में राजदंड सेंगोल को स्थापित कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकसभा स्पीकर भी मौजूद रहे। उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के निर्माण में अपना योगदान देने वाले श्रमिकों से भी मिले और फिर उनको सम्मानित भी किया है। जहां उद्घाटन के वक्त संसद भवन में सर्वधर्म समभाव पाठ भी किया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने के लिए पुलिस और
प्रशासन के द्वारा बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। आए दिन छापेमारी में पुलिस और फिर उत्पाद विभाग की टीम बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप भी पकड़ रही है। मगर अब सत्ताधारी पार्टी के नेता और फिर उनके बच्चे ही राज्य में यानी कि बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है। जब पहले गोपालगंज के जदयू प्रदेश महासचिव संजय चौहान और फिर अब खगड़िया के बेलदौर विधायक के बेटे समेत 18 लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने नशे की हालात में गिरफ्तार किया है। सत्ताधारी पार्टी के नेता और उनके बच्चों के शराब के नशे में पकड़े जाने को लेकर के बीजेपी ने जदयू पर हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में ही बिहार में शराब परोसा जा रहा है। आपको बता दूं कि हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा मुंगेर में आयोजित मीट भात कार्यक्रम में शराब बांटने का भी आरोप लगाया था। इसे लेकर के पार्टी हमलावर हो गई। जदयू ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज किया था। दोस्तों, नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय क्यों है? ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा है और लोग सवाल पूछ भी रहे हैं। तो हम आपको अभी बताएंगे कि आखिर नए संसद भवन का जो आकार है वह तिकोना क्यों है। तो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन का उद्घाटन किया। 931 करोड़ की लागत से तैयार हुई नई संसदीय विशेषताओं और फिर आकर्षण को समेटे हुए हैं। ये अनेकता में एकता का प्रतीक है। इसे 135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं की निशानी भी बताया गया है। वैसे तो मौजूदा संसद भवन और फिर नए संसद भवन में कई अंतर हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक अंतर इसके आकार में झलकता है। पुराना भवन गोलाकार है जबकि नया भवन तिकोना है। नए संसद परिसर में पहले से काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं और फिर हाईटेक व्यवस्था है। यहाँ पहले से ज़्यादा बड़े विधायी कक्ष होंगे। राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकृति पर बनी नई लोकसभा में 888 सीटों की व्यवस्था की गई है, जबकि राष्ट्रीय फूल कमल की आकृति पर बनी राज्यसभा में 348 सीटें होंगी। वहीं संयुक्त पत्र के लिए 1272 सीटों वाला हॉल बनाया गया है। यह कहा जाता है कि मौजूदा संसद भवन का गोलाकार आकार मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन नए संसद भवन का तिकोना आकार सबकी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। नए संसद भवन को त्रिकोणीय आकार में विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें 3 मुख्य स्थान हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक केंद्रीय लाउंज। नई संसद के वास्तुकार विमल पटेल ने मीडिया को बताया है कि नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार में इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये त्रिकोणीय भूखंड पर बना है। यहाँ की भूमि गोलाकार या फिर चौकार नहीं है। जब वास्तुकार विमल पटेल के मुताबिक इसका तिकोना होना देश के विभिन्न धर्मों और फिर संस्कृतियों को दर्शाता है। ये विभिन्न संस्कृतियों के लिए लिहाज से अहम है। वास्तुकार विमल पटेल ने मीडिया से बातचीत में इसके धार्मिक महत्व को भी समझाया है। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग सबसे पहला सवाल ये इस भवन के तिकोना होने के बारे में पूछते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है सभी तरह की धार्मिकता का समायोजन। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई पवित्र धर्मों में त्रिभुज आकार का विशेष महत्व है। नए संसद भवन की अन्य खासियतों के बारे में अगर बात किया जाए तो सेंट्रल विस्टा परियोजना की वेबसाइट में कहा गया है कि नई संसद के पूरे परिसर और फिर दफ्तरों को अल्ट्रा मॉडर्न तौर पर डिज़ाइन किया गया है। ये उन्नत संचार तकनीकी से लैस है और बेहद सुरक्षित है। यहाँ एक बरगद का पेड़ भी है। नए परिसर में बड़े समिति कक्ष होंगे जो कि न्यूनतम तकनीक से सज्जित होंगे। यहाँ पुस्तकालय के अलावा देश की विधि संस्कृति विरासत की प्रार्थना भी लगाई गई है। कई क्षेत्रीय कलाकृतियों को स्थान दिया गया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की हुई शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांका में बंदुआ कुरवा थाना क्षेत्र के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय बनियारपुर से शनिवार को पुलिस ने एक फर्जी शिक्षिका को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि फर्जी शिक्षिका कुमारी सुप्रिया 2015 से यहां पर हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी के लिए शिक्षकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से अब हरकत मचा हुआ है। निगरानी ने जांच के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल किए गए शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज किया है। सूत्रों के माने तो अकेले बांका जिले में फर्जी प्रमाण पत्र पर 39 शिक्षक शिक्षिका कार्य कर रहे थे, जिनमें कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और फिर कई पर प्राथमिकी कार्रवाई करनी बाकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर हमला बोला है। शनिवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में नहीं जाना बिहार और देश के लिए गलत मिसाल है। विरोध में सरकारी बैठकों का भी बहिष्कार किया जा रहा है जो लोकतंत्र का
अपमान भी है। जब बैठक में नहीं जाना समझ से पड़े हैं। उन्होंने कहा कि 18 साल से नीतीश कुमार सीएम है और कई बैठकों में गए हैं, लेकिन इस बैठक में नहीं जाना समझ से पड़े हैं। नीति आयोग की बैठक में इस बार 100 पॉइंट तय किए गए थे जिस पर चर्चा की जानी थी। सवालिया लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री ये निर्णय ले सकते हैं कि वे प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाएं। ये उनका विशेष अधिकार हो सकता है, लेकिन इसमें बिहार की जनता का क्या दोष है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बारिश का सिस्टम एक हफ्ते तक एक्टिव रहा और उसके बाद फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। जब पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद अब मौसम करवट लेने लगा है और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना अब देखी जा रही है। यानी कि अब बिहार एक बार फिर से लोगों को गर्मी सताएगी। बीते 24 घंटे के अंदर बिहार के कई जिलों में ऐसे हालात दिखे जहां एक हिस्से में बारिश तो फिर एक हिस्से में गर्मी ने दस्तक दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अब 2 से 5 डिग्री तक दिन और फिर रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मौसम मामलों की जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों तक अब बारिश की संभावना बिहार के किसी भी हिस्से में नहीं दिख रही है। हालांकि IMD पटना ने दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी में कई जगहों पर रविवार को बारिश, ठंड की और फिर आंधी की संभावना जताई है। मानसून की एंट्री अब केरल में होगी और इसके बाद बंगाल की खाड़ी से नमी बिहार में प्रवेश करेगी, जिसके चलते उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मानसून आगामी 4 जून तक या उसे 1-2 दिन आगे भारत में प्रवेश कर सकता है। केरल की तट से मानसून आगे बढ़ेगा और फिर तमिलनाडु, ओडिशा और बंगाल की खाड़ी होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में पर्यटन की संभावना का विकास करके इसे बड़े उद्योग के रूप में विकसित कर रहे हैं। राजगीर के साथ अब बिहार के अन्य स्थानों पर भी धार्मिक और फिर ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकता है कि इसी सप्ताह सिमरिया धाम के सौंदर्यीकरण का शुभारंभ करेंगे। जल संसाधन विभाग की इस परियोजना की अनुमति लागत करीब 114 करोड़ रुपए है। इस योजना को राज्य कैबिनेट से पिछले दिनों मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना के तहत राजेंद्र सेतु और निर्माणाधीन 6 लेन नए पुल के बीच करीब 550 मीटर लंबाई में रिवर एज प्रोटेक्शन कार्य के साथ सीढ़ी घाट का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर के कई विपक्षी पार्टियों के बहिष्कार के बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का बयान सामने आया है। मुकेश सहनी ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के कहा है कि अगर राष्ट्रपति इस भवन का उद्घाटन करती तो फिर अच्छा रहता। उन्होंने कहा है कि कुछ दल पक्ष में हैं, कुछ दल विरोध में हैं। उन्होंने दावा किया है कि जो आज PM मोदी के पक्ष में हैं वे भी 6 महीने के अंदर में साथ छोड़ देंगे। ये बातें उन्होंने शनिवार को कैमूर में कही है। मुकेश सहनी ने नए संसद भवन के उद्घाटन को ऐतिहासिक समय बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति के हाथों अगर उद्घाटन होता है तो फिर गरीबों का उत्साह बढ़ता। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास सदस्य नहीं है, इस कारण हमारे सपोर्ट और विरोध का कोई मतलब नहीं है। जब पूर्व मंत्री और VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी कैमूर पहुंचे थे, इसी क्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें उन्होंने कही है। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार के प्रयास पर कांग्रेस ने कहा कि हमें केजरीवाल और KCR जैसे नेताओं पर भरोसा नहीं है। जहां कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि वे विपक्षी दलों को एकजुट करने के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों की बहुत सराहना करती है, लेकिन वे तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं पर अब भी भरोसा नहीं कर पा रही है। यह कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने पिछले 8-9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्यालय सदाकत आश्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के एक आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में पूरी जिम्मेदारी की संभावना के साथ ये दावा करता हूं कि हम अभी भी केजरीवाल और KCR पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बात के समर्थन में शर्मा ने अब वापस लिए जा चुके कृषि कानून के प्रति केजरीवाल के समर्थन का जिक्र किया है। उन्होंने केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय संयोजक के अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की भी मांग की थी। दोस्तों अब बात करेंगे कि JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि भाजपा देश में मोदी संविधान लागू करना चाहती है, लेकिन जनता सब जानती है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार भारत के संविधान को बदलना चाहती है, देश में मोदी संविधान लागू करना चाहती है। भाजपा द्वारा लोकतंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की साजिश रची जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति एवं पार्टी को धरातल पर मजबूती प्रदान करने को लेकर की जदयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में प्रदेश भर के
विधानसभा प्रभारी जिलाध्यक्षों एवं प्रदेश प्रवक्ताओं के 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में ये बातें बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में हम सभी ने देख लिया है कि भाजपा सत्ता के लिए किस स्तर तक जा सकती है, पर कर्नाटक की महान जनता ने ये बता दिया है कि अब धर्म के नाम पर जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास सफल नहीं होगा। कर्नाटक तो सिर्फ झांकी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। पार्टी की 2 दिवसीय संसद में भाजपा को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रदेश में बीते 1 सप्ताह से वर्षों की गतिविधियां अधिक रही है। दिन और रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की वृद्धि होगी। अगले महीने मानसून की दस्तक होगी। जब मौसम विभाग की रिपोर्ट्स के अनुसार मानसून के दौरान बिहार में सामान्य और सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। मानसून के 4 जून तक केरल और फिर 13 से 14 जून तक बिहार में दस्तक देने का अनुमान है। जब जून में अल नीनो का असर दिखाई पड़ेगा। जब जून में औसत वर्षा का मानक 167.7 मिलीमीटर है, जबकि मानसून अवधि में सामान्य वर्षा 1017 मिलीमीटर है। प्री मानसून वर्षा ने बीते कुछ दिनों के दौरान लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है। जब बीते 24 घंटे के दौरान पटना समेत बिहार के अलग अलग स्थानों पर आंधी पानी का प्रभाव बने होने के से तापमान में गिरावट आई है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया में बनने वाले विश्व के यानी कि दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 20 जून से शुरू होगा। इसकी तैयारी को लेकर के धार्मिक न्यास बोर्ड के सचिव किशोर कुणाल ने कैथवलिया में बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने जमीन की समस्या को जल्द खत्म करके कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही है। 20 जून से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। किशोर कुणाल ने आगे बताया है कि मंदिर का नक्शा आ गया है। ये मंदिर 1080 फुट लंबा और 580 फुट चौड़ा और 270 फुट ऊंचा मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। इसका पूरा एरिया होगा 3,76,000 वर्ग फुट में मंदिर का निर्माण होगा। किशोर कुणाल ने बताया है कि विश्व का सबसे बड़ा और फिर विशाल शिवलिंग स्थापित की जाएगी, जिसकी ऊंचाई 33 फुट ऊंचाई होगा और 33 फुट मोटा होगा, जो एक ही पत्थर का बना होगा। इतना ही नहीं, यहाँ जो शिवलिंग का स्थापना होगा उस पर जल चढ़ाया जाएगा। शिवलिंग पर तीसरे मंजिल से जाकर के जल चढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जब पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद बताया जा रहा है। जब फैजाबाद में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया है। अफगानिस्तान से 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सुबह करीब 10:19 पर 5.9 तीव्रता का भूकंप आया है। इसके झटके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और पूंछ में भी महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते किसी भी राज्य में कोई जान माल का नुकसान की खबर नहीं मिली है। हालांकि अफगानिस्तान में झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर आ गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने नए संसद भवन को लेकर के सीएम नीतीश कुमार द्वारा उठाए गए सवाल पर जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को बताया है कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ गई। निखिल आनंद ने शनिवार को कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने नए संसद भवन पर सवाल उठाया है, लेकिन बिहार में पुराने विधायक फ्लैट और पुलिस मुख्यालय को तोड़ करके नया बनवाया गया है। विधानसभा एनेक्सी और पुराना म्यूजियम रहते हुए नया म्यूजियम बनवाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सभी निर्माण द्वितीय दर्जे की हैं और अव्वल दर्जे के दलाली, कमीशनखोरी आधारित ठेका आवंटित का उदाहरण है। निखिल आनंद ने कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब कहते हैं कि नए संसद भवन की क्या जरूरत थी, पुराने संसद भवन को ही थोड़ा इधर उधर करके तोड़ फोड़ करके कुछ नया निर्माण करके काम चलाया जा सकता था, तो इस पर हंसी आती है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का निर्माण भविष्य की ज़रूरत के लिए अत्यंत सही है और इसकी ज़रूरत है। इस बात को आप नहीं समझते हैं। नए संसद भवन के महत्व तो उसके ऐतिहासिक संदर्भ और फिर जिस तरीके से वहाँ ऐतिहासिक संगोल रखा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि इश्क का खुमार जब किसी पर चढ़ता है तो फिर उसके लिए सही और गलत का निर्णय कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। या इसके फेरे में पड़े इंसान एक पल में ऐसा कदम उठा लेता है जिससे उसके पूरे परिवार की मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाती है। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला भागलपुर से निकल करके सामने आ रहा है, जहां शादी के दूसरे दिन एक दुल्हन अपनी प्रेमी संग फरार हो गई। इस दौरान उसने अपने पति के घर से गहने और कैश भी लेकर के फरार हो गई। दरअसल बिहार के भागलपुर में शादी के दूसरे दिन एक दुल्हन भाग निकली। पति ने बताया है कि जब रात में वे दूसरे कमरे में सो रहा था तो फिर उसी टाइम रात में 2 बजे उसकी पत्नी ने उसकी प्रेमी को बुलाया और फिर उसके साथ भाग गई। वह अपने साथ गहने और कैश भी लेकर के गई। ये मामला नारायणपुर गांव का है।
अब पीड़ित पति नंदलाल ठाकुर ने भवानीपुर थाने में केस दर्ज कराया है। बताया जाता है कि नंदलाल 21 मई को मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के लोहची लक्ष्मीपुर में धूमधाम से शादी करके 22 मई को पत्नी के साथ घर पहुंचा था। 22 मई की देर रात उसकी पत्नी फरार हो गई। लड़की के गायब होने के बाद परिवार वालों ने उसके घर वालों से भी बात की, लेकिन वे उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद छानबीन की गई तो फिर पता चला है कि वे प्रेमी के साथ भाग गई है। नंदलाल ने कहा है कि वे अपनी पत्नी के प्रेमी को नहीं पहचानता है। लड़की के माता पिता सारे मसले को जानते थे, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दी, जो गलत है। दोस्तों बात करते हैं कि छपरा में शादी से पहले मिलना एक दूल्हा दुल्हन को भारी पड़ गया। 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन बेकरारी इतनी बढ़ गई कि दोनों घर वालों से छिप करके एक दूसरे से मिलने पहुंच गए। जब इस बात की भनक गांव वालों को लगी तो फिर उन्होंने बिना बारात के गांव के मंदिर में ही दोनों की शादी करा दी। यह घटना छपरा जिला के उदयपुर थाना क्षेत्र के बड़े जाग गाँव की है। जानकारी के मुताबिक सिरसिया बजरा गाँव निवासी दिलीप राम के बेटे मनोज कुमार राम की शादी बड़ेजा गांव के रहने वाले रमेश राम की 18 साल की बेटी दीप्ति कुमारी के साथ तय हुई थी। 1 साल पहले ही दोनों परिवारों ने शादी फिक्स की थी। आगामी जून के महीने में दोनों की शादी की तिथि निर्धारित थी। इस बीच दोनों की बातचीत मोबाइल पर होती थी। बातों का सिलसिला इतना आगे बढ़ गया कि मिलने की बेकरारी बढ़ गई। फिर क्या था, शुक्रवार को धनोज राम अपनी होने वाली पत्नी से मिलने उसके गाँव के पास मंदिर के पास पहुँच गया, जहाँ घर वालों को बिना बताए लड़की भी मंदिर पहुँच गई। दोनों मंदिर के एक कोने में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, तभी ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ गई। फिर क्या था, ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथ धर दबोचा और दोनों की वहीं पर मंदिर में ही शादी करा दी गई। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया, जहां 21 विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और फिर अक्षय कुमार ने अपने ऑडियो में संसद भवन की विशेषता बताई है और ट्वीट भी किया है, जिसे पीएम मोदी ने भी शेयर किया है, रीट्वीट किया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने नए संसद भवन का जोरदार समर्थन किया है। शाहरुख खान ने ट्वीट किया है और लिखा है कि उन लोगों के लिए कितना शानदार नया हाउस है जो हमारे संविधान को बनाए रखते हैं। ये महान राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके हर एक व्यक्ति की विविधता की रक्षा करते हैं। नए भारत के लिए एक नया संसद भवन, लेकिन भारत के गौरव के पुराने सपनों के साथ। जय हिंद। अक्षय कुमार ने कहा है कि ये बिल्डिंग लोकतंत्र का मंदिर है। ऐसा हिंदुस्तान न सिर्फ कल्चर और हेरिटेज में सबसे आगे रहा, अब अपनी तरक्की से सारी दुनिया से आगे बढ़ रहा है। जब आप इस नए संसद भवन को देखेगा तो फिर ज़रूर याद रखेगा हमारा देश कहाँ था और कहाँ निकल गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव, सभी में महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, जहां उनकी भागीदारी चुनाव में बढ़ती दिख रही है। इतना ही नहीं, महिलाएं पंचायत चुनाव में जीत करके खुद को साबित भी कर रही है। जब वहीं बिहार में पायल को सबसे कम उम्र की मुखिया के खिताब से नवाजा जा रहा है। पायल भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत से मुखिया बनी है। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत का मतगणना कार्य सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय में संपन्न हुआ। 2022 में तत्कालीन मुखिया अनिता देवी की हत्या के बाद हुए मुखिया उपचुनाव में उनकी बेटी पायल शर्मा ने मुखिया पद पर कब्जा जमा दिया है। जहां पायल शर्मा ने महज 21 वर्ष 6 महीने की उम्र में मुखिया पद पर कब्जा जमाया है, जिसे बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बताया जा रहा है। पायल शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सरोज चौधरी को 193 मतों से पराजित करके मुखिया पद पर कब्जा जमाया है। दोस्तों बात करेंगे कि जेल से बाहर आने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन ने राजनीति में फिर से वापसी कर ली है। नवंबर महीने में वे महारैली करने जा रहे हैं, जिसके लिए वे हर जिले में जाकर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। यह इसी क्रम में वे मोतिहारी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी की नेता 16 साल से जेल में बंद व्यक्ति से डर गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बच्चे गणित के जोड़ घटाव में अन्य राज्यों के बच्चों से आगे हैं। हालांकि फिंगर ट्रिक या मेंटल कैलकुलेशन के बजाय गणित के सवालों को पेपर पेंसिल से ज़्यादा हल करते हैं। ये रिपोर्ट एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी ने यूनिसेफ के सहयोग से फाउंडेशन लर्निंग स्टडी कराया है, जिसमें बिहार सहित अन्य राज्यों के सरकारी और फिर निजी स्कूलों की तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया गया है। गणित के जोड़ घटाव में बिहार के 83% बच्चे पेपर पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 77% है।
वहीं फिंगर ट्रिक का इस्तेमाल 9% बच्चे करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत 15% है। मेंटल कैलकुलेशन 8% बच्चे ही करते हैं। एनसीईआरटी ने यूनिसेफ के सहयोग से सभी राज्यों में पिछले साल सर्वे कराया है। इसमें तीसरी कक्षा के बच्चे शामिल किए गए हैं। बिहार के सभी जिलों से 295 स्कूलों की 2819 बच्चों का सैंपल टेस्ट किया है, जिसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। वहीं देश भर में 10,000 स्कूलों के 86,000 बच्चों पर अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के बच्चों को कैलेंडर पर महीना, तारीख और फिर दिन की पहचान करने में मुश्किल होती है। 60% बच्चों ने इसकी पहचान की है, जबकि राष्ट्रीय औसत 62% बच्चे सफल रहे हैं। बिहार के 24% बच्चों ने सहायता से महीना, तारीख और फिर दिन की पहचान की है, जबकि 5% बच्चों ने गलत पहचान की है। वहीं 10% ने कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार और झारखंड में 9 से अधिक कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों के 21,800 सिम कार्ड में से अब तक कुल 17,000 को, यानी कि 17,000 सिम कार्ड को अप्रैल और मई महीने में बंद कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी है। जी हाँ, दूरसंचार विभाग ने 21,800 कनेक्शन में से लगभग 17,000 ऐसे मोबाइल नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है। डीटीओ के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार एक ग्राहक भारत में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अधिकतम कुल 9 मोबाइल कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। जम्मू कश्मीर, असम और फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में ग्राहकों के लिए ये सीमा 6 है। एक अधिकारी ने कहा है कि करीब 17,000 नंबर कनेक्शन काट दिए गए हैं। इस तरह के नंबरों की पहचान करने के लिए और विशेष विश्लेषण किया जा रहा है। झारखंड भी डीटीओ एमएलए यानी कि बिहार के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। डीओटी ने अप्रैल और मई के महीने में बिहार और झारखंड के लगभग 7 करोड़ ग्राहकों का फेशियल विश्लेषण किया और पाया है कि 21,800 मोबाइल कनेक्शन स्वीकृत सीमा से अधिक जारी किए गए थे। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी द्वारा नए संसद भवन की तुलना ताबूत से किए जाने के बाद बिहार की राजनीति में नया विवाद छिड़ गया है। आरजेडी की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नए संसद भवन के साथ ताबूत की फोटो पोस्ट करने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत कुछ हो ही नहीं सकती। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इसको लेकर के आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 तस्वीरें पोस्ट की है। एक नए संसद भवन का चित्र है और फिर उसकी बगल में दूसरा चित्र ताबूत का है। इससे ज्यादा शर्मनाक और घटिया हरकत कुछ और नहीं हो सकती है। नए संसद भवन का चित्र भारत के भविष्य का चित्र है और फिर ताबूत राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य दर्शाता है। ऐसे लोग शुभ दिन को भी कलंक का दिन बताते हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि नए भवन की आवश्यकता नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि पटना में ब्रिटिश काल का म्यूजियम रहने के बावजूद भी 1,000 करोड़ रुपए का नया म्यूजियम क्यों बनाया गया, या पटना में बापू सभागार क्यों बनवाया गया जबकि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल मौजूद था। इन लोगों को नरेंद्र मोदी से नफरत और द्वेष है। अगर हिम्मत है तो फिर ऐलान करें कि इस नए संसद के अंदर कदम नहीं रखेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में हाल के दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से लेकर के डीटीओ ऑफिस में कई फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। लगभग सभी डीटीओ ऑफिस के बाहर दलालों का जमावड़ा लगा रहता है, मगर अब बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसा नहीं होगा। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग का अधिकांश काम ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन अब भी ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने गाड़ी के ऑनर बुक कार्ड में परिवर्तित नहीं हुआ है। परिवहन मुख्यालय से जिला कार्यालय को सभी पेपर ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि कंप्यूटर के एक क्लिक पर पूरा रिकॉर्ड देखा जा सके। अभी प्रतिदिन डीटीओ ऑफिस में 1.5 से 2 दर्जन पुराने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए आते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 101वें एपिसोड में बिहार की रहने वाली छात्रा विशाखा सिंह से भी बात की है। विशाखा सिंह से प्रधानमंत्री ने सवाल किया और जिसका जवाब भी विशाखा देती गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जवाबों से संतुष्ट किया। विशाखा सासाराम की रहने वाली है। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम से जुड़े सवालों में भी दिलचस्पी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब युवा संगम कार्यक्रम के बारे में पूछा तो फिर विशाखा सिंह ने बताया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आए मैसेज से उसे इसकी जानकारी मिली थी। जब फिर इसके बारे में विस्तार से पता किया तो जानकारी मिली है कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत चलने वाला कार्यक्रम है। विशाखा ने बताया है कि वे जब तमिलनाडु के कार्यक्रम से वापस आई तो फिर उसे एक अलग पहचान मिली। विशाखा ने पीएम मोदी को
बताया है कि वे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की छात्रा है। विशाखा ने बताया है कि उसका मानना है कि तमिलनाडु का कल्चर काफ़ी संपन्न है और फिर इसीलिए उसने इस राज्य का दौरा पसंद किया है। विशाखा ने बताया है कि वे पहली बार तमिलनाडु गई, जहां इसरो को जानने और फिर वहां घूमने के सुखद अनुभव बताया है। राजभवन में तमिलनाडु के राज्यपाल से मिलने की खुशी भी बयां की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कई ऐसे युवा हैं जो रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के तहत कई पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए बिहार के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक के साथ ही योग्य उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप के इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को SCR की जानकारी वेबसाइट www.indianrailway.gov.in पर जाकर के आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी 3 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 3 मई 2023 से ही आवेदन की प्रक्रिया जारी है। रेलवे भर्ती 2023 के तहत कुल 548 पदों पर भर्ती हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी इस बार बाबा के बल पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हिट होने के बाद अब 6 जगह कथा की तैयारी चल रही है। जाति के बंधन में बंधी बिहार की जनता को एक साथ लाने के लिए उनके भीतर हिंदुत्व का भाव जगाने के लिए बाबा बागेश्वर विशेष अभियान शुरू करने जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के कार्यक्रम से जिस तरीके से बीजेपी जुड़ी हुई नजर आ रही है, जब उससे महागठबंधन के नेताओं की चिंताएं बढ़ गई है। बीजेपी के नेता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगे पीछे लगे रहे। जब पटना पालीगंज में 13 से 17 मई तक हनुमंत कथा के दौरान बिहार के दिग्गज भाजपा नेता आरती उतारते नजर आए। जब पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव समेत कई विधायक मंत्री कथा में आरती उतारते हुए नजर आए। आरती तो एक बहाना था नेताओं को बाबा की कथा में जुटने वाली भीड़ में खुद की इमेज बनाना था। आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने कथा के आखिरी दिन कहा कि बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री को आगे रख करके बिहार फतेह करने की दिशा में पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। उन्होंने बाबा के बयान को कोट किया और कहा कि अगर बिहार की 13 करोड़ जनता में से 5 करोड़ लोग अपने माथे पर तिलक लगाएं और फिर अपने घरों पर भगवा ध्वज भी फहराएं तो फिर हिंदू राष्ट्र की कल्पना पूरी हो जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।